चाइना के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है कि वो उनका जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन वाला पावर प्लांट है वो एक्टिव हो जाएगा, रनिंग स्टेज में आ जाएगा बाय 2030, जहाँ पे बाकी कंट्रीज के बीच में कंपटीशन है कि कैसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी अटेन करें। कहीं पे न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी को हार्नेस करने की ट्राई करी जा रही है और यहाँ पे चाइना एक स्टेप सभी से आगे निकल गया है। इनका जो पावर प्लांट होगा उसी के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा आपको न्यूक्लियर फीजन देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स का आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले, क्योंकि आपका जीएस पेपर 3 जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है वहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है विच इज़ अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब जब आप इस आर्टिकल को आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा वहाँ पे लिखा था कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसका जो न्यूट्रॉन जनरेट होगा उसको यूज़ किया जाएगा एज अ फिसाइल मटेरियल, मतलब एक जगह पे बॉम्बार्डमेंट अगर करवानी है तो उस न्यूट्रॉन का यूज़ करेंगे। तो वो तभी समझ आएगा अगर आपको ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन क्या होती है उसके बीच का डिफरेंस पता हो। तो चलिए जी, तो चाइना ने एम करा है कि जो जिंगो है जो वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन पावर प्लांट है उसको एक्टिवेट कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2030। तो यहाँ पे पहले फटाफट से दो टर्म्स आप समझ लीजिए, एक लिखा हुआ है फ्यूजन, दूसरा लिखा हुआ है फीजन। हमेशा याद रखना, बायो में यूज हो ये टर्म या फिर आपकी फिजिक्स में यूज हो, इनका मीनिंग लगभग सेम ही रहता है। फ्यूजन में आप चीज़ों को जोड़ते हो, ठीक है। ये 3-4 पार्टिकल मैंने उठाए, इनको जोड़ा, मेरे पास एक बड़ी सी बॉडी बन के आ गई, ये है फ्यूजन, यानी कि आपस में फ्यूजन हुआ। फीजन में क्या किया जाएगा, एक बड़ी सी बॉडी होगी, इसको तोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या किया, मेक किया, बड़ी सी बॉडी को बनाया, तो यहाँ पे फिर फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल जाएंगे। तो फीजन जो है वो आपका ब्रेक डाउन से रिलेटेड है। अब इसी के जरिए एक पहली जो प्रोसेस है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है आप सभी ने ये एनर्जी जनरेट होती हुई देखी है, कहाँ पे देखिए, सूर्य के अंदर। जितनी भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, ल्यूमिनस जिनको ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो, सन आ गया, बाकी के स्टार्स आ गए। सन भी तो स्टार है ना, बस नज़दीक है, इसी वजह से सबसे बड़ा दिखाई देता है, ब्राइटेस्ट दिखाई देता है। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, तो आंसर विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी आपने फ्यूजन देखा, फ्यूजन का मतलब है यहाँ पे चीज़ें आपस में जुड़ेंगी और कोई बड़ी बॉडी बना देंगी। अब उसके भी अंदर बेस में अगर जाओगे तो आपने एक एलिमेंट सुना होगा आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैं दिखा भी देती हूँ, विच इज़ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 1। ये तो यूज़ होगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम पे। आज के टाइम पे जो सूर्य से आपको एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या है, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन सी फॉर्म्स में, उस पर आते हैं अभी। देन नीचे की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे 90 एटॉमिक नंबर है थोरियम का, फिर एक गैप छोड़ के अगले पे आओगे तो यूरेनियम का 92 है, एक और गैप छोड़ के आओगे तो अगला जो है आपके पास वो प्लूटोनियम है। ये यूज करे जाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, जब तोड़ के एनर्जी को जनरेट करवाया जाता है। अब सुनो, एटॉमिक नंबर आपने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा, तो साइंस का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एटम। एटम को जब आप तोड़ते हो तो उससे 3 चीजें निकल के आती हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज, N फॉर न्यूट्रॉन, एंड इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूट्रॉन। तो अब इसको ध्यान से सुनना, जब भी एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया जाता है तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसके बेसिस पे आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज होती है मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन 1 पैरों में एटॉमिक नंबर लिखा होगा, उसके सिर पे हमेशा लिखा होगा मास नंबर या एटॉमिक मास भी जिसे आप बोल देते हो। मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है। प्रोटॉन का नंबर तो फिक्स रहेगा पर न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। हमने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो मतलब इसमें जो प्रोटॉन के नंबर हैं वो कितने होंगे, 1। तो हाइड्रोजन का अगर मैं मास नंबर भी ऊपर 1 नहीं लिख रही हूँ तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर, न्यूट्रॉन तो था 0, तो 0 होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, H1 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, और इस कंडीशन को हाइड्रोजन की हम बोल देते हैं प्रोटियम। दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या हुआ, प्रोटॉन का नंबर तो 1 नहीं रहेगा क्योंकि फिक्स है, तभी तो एटॉमिक नंबर इसका 1 है, पर जो न्यूट्रॉन है वो भी एक और आ जाएगा। तो जब एक और आएगा तो प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर तो 1 नहीं रहेगा पर ऊपर क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन की फॉर्म आएगी ये वाली, और इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, देन थर्ड जो कंडीशन बनती है उसमें न्यूट्रॉन आ जाते हैं 2।
अगेन प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, इसका नंबर चेंज नहीं करता है, फिक्स होता है। तो जो हाइड्रोजन है पैरों में तो 1 रहेगा, ऊपर आ गया 3, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रीटियम एट ट्रीटियम। रीजन मास नंबर जो है ट्राई यानी कि 3 आ चुके हैं। ये बिल्कुल बेसिक था। अब देखना क्या यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। 2 चीजें होती हैं, सन के अंदर भी और जो यहाँ पे हार्नेस करी जाती है एनर्जी, उनके अंदर भी ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का ही यूज किया जाता है। इवन जब चाइना ने ये स्टेटमेंट दे रखी है उस आर्टिकल के अंदर भी ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का ही मेंशन करा हुआ है। आपने 1 साल 2 साल पहले की एक न्यूज़ सुनी होगी कि साउथ कोरिया ने कुछ सेकंड्स के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी का यूज करके सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया था। तो वो थोड़े ही सेकंड्स के लिए कंट्रोल किया जा सकता था, एक अचीवमेंट है अपने में ही। अभी फ्रांस के अंदर टोकामैक बनाया जा रहा है। टोकामैक वही होता है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हमने एनर्जी को हार्नेस किया होता है। तो जो टोकामैक बन रहा है फ्रांस के अंदर, उसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो टोकामैक क्या होता है, जैसे डोनट शेप आप एक इमेजिन कर सकते हो, 2 डोनट्स हैं और उनके जरिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी है उसको हार्नेस किया जा रहा है, वैसे इसको अज्यूम करके चल सकते हैं। तो अब आ जाओ न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। ये देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूटेरियम, यानी कि हाइड्रोजन की कौन सी फॉर्म जिसमें 1 प्रोटॉन था और 1 न्यूट्रॉन था। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ट्रीटियम। ट्रीटियम कैसे था, 1 प्रोटॉन था प्लस न्यूट्रॉन कितने थे, 2 थे। तो देखो 1 1, ये न्यूट्रॉन आ गया आपके पास 2, ऊपर देखोगे तो 1 ही न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन यहाँ पे भी 1 है, प्रोटॉन यहाँ पे भी 1 है। तो मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहने वाला है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे प्रोटॉन का नंबर सेम होता है पर मास नंबर वेरी करता है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप। डोंट फॉरगेट, ये आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइसोटोप क्या होता है। जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होगा पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप। आइसोबार बिल्कुल इसके उल्टा हो जाता है, जहाँ पे मास नंबर आपको सेम मिलते हैं पर जो उनके एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट है। वो अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्या हुआ, फ्यूजन है तो इसमें ये फ्यूज करने चाहिए, दोनों आपस में टकराने चाहिए। जैसे ये दोनों टकराएंगे तो अब देखना 1 प्रोटॉन यहाँ से आया, 1 प्रोटॉन यहाँ से आया, तो मतलब जो भी हमारे पास अगला एलिमेंट बनने वाला है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि प्रोटॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। उसी के साथ ऊपर से 1 न्यूट्रॉन आया, नीचे से 1 न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने मिल गए यहाँ पे आपको, 3। तो इससे जो कंडीशन बन रही है लगभग हमारे पास वो बन रही है हीलियम 2 और ऊपर आ रहा है 5। पर हीलियम बोलता है मैं तो स्टेबल गैस हूँ, तो मेरे केस में 1 न्यूट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब हीलियम बनेगा तो उसका एटॉमिक नंबर तो 2 होगा पर जो मास नंबर है वो 4 हो जाएगा, और जो 1 न्यूट्रॉन था, स्पेयर न्यूट्रॉन था, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन जो होगा, जो चाइना ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रखा है उसमें इसको एज अ फिसाइल मटेरियल यूज किया जाएगा। मतलब इसके जरिए हम क्या करेंगे, बॉम्बार्डमेंट करवाएंगे अगले न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। पर पहले आपको न्यूक्लियर फ्यूजन का पता होना चाहिए था। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या किया जाएगा। मैंने एक आपको हाइड्रोजन बोला पीरियोडिक टेबल से याद रखने को, दूसरा मैंने बोला कि ये नीचे वाले 3 ध्यान में रखने हैं, जैसे थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है। चाइना भी यूरेनियम की 238 फॉर्म को यूज करने वाला है और साथ में थोरियम यूज करेगा जो यहाँ पे फ्यूल होगा। अब ये यूरेनियम को आप क्या इमेजिन करोगे, ये फ्यूल है एक तरह से। अगेन जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, मतलब प्रोटॉन का नंबर क्या आ गया, 92। यहाँ पे ऊपर 235 लिखा है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 235 में से आप अगर 92 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पर अभी के लिए क्या याद रखोगे, 92 और ऊपर लिखा है 235 जो कि इसका मास नंबर। अब पीछे क्या था, 1 न्यूट्रॉन बचा हुआ था। चाइना वाले क्या करेंगे, उस न्यूट्रॉन का यूज करेंगे और यहाँ पे इसको बम्बार्ड करवाएंगे, यानी कि इसकी फ्यूजन करवाएंगे, इसको छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देंगे। वैसे अगर न्यूक्लियर फ्यूजन को एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ो तो वहाँ पे न्यूट्रॉन का फ्लक्स डालना पड़ता है। जैसे इस वाले एटम जो आपका यूरेनियम का एलिमेंट है जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, 1 न्यूट्रॉन ऐड करा गया। अब जब न्यूट्रॉन ऐड कर दिया तो देखो ये जो 235 था ये क्या बन जाएगा, ये 236 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पर यूरेनियम बोला कि आपने तो मुझ में 1 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डाल दिया, तो मैं तो बम्बार्ड कर जाऊंगा, मैं तो फट जाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई स्टेबल कंडीशन, मैं यहाँ पे अनस्टेबल हो जाऊंगा। वही हुआ, जैसे यूरेनियम के अंदर ये 1 न्यूट्रॉन डाला गया, इसकी वजह से ये वाला पूरा का पूरा एटम हो जाता है अनस्टेबल। और जब अनस्टेबल होगा तो यहाँ से बम्बार्ड होने की वजह से एक बनेगा क्रिप्टॉन, एक बनेगा बेरियम। अब जब क्रिप्टॉन के 36 एटॉमिक नंबर आ चुका है, बेरियम का
56 एटॉमिक नंबर आ चुका है, तो देखो 6 6 12, 5 3 8 और 9, और एटॉमिक नंबर इधर भी कितना था 92। तो जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो कभी भी चेंज नहीं करता। पर वहीं पे अगर न्यूट्रॉन देखोगे, सॉरी मास नंबर अगर देखोगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 92, नीचे कितना आ गया 141। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 2 + 1 3, 9 4 आ जाएंगे आपके पास 13, और आगे 2 3 3। तो फिर बाकी के कहाँ गए न्यूट्रॉन, तो उनको भी देख लेते हैं कहाँ पे गए, वो बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि पहले तो 235 था, तो 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा बचने चाहिए थे, पर आपके पास तो 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक न्यूट्रॉन बाहर से भी डाला था, तो 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो आगे बच जाते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन फ्यूजन से जनरेट हुए, इनकी जो क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर आपको मिलेगी, जो न्यूट्रॉन वहाँ पे निकला। तो इसी वजह से जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात होगी तो वो आपका न्यूट्रॉन रिच होगा, पर एनर्जी पावर उसमें कम होगी। पर फ्यूजन में अगर देखोगे तो उसके न्यूट्रॉन तो काफ़ी ज़्यादा है, पर उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। पर जो यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी वो बहुत बढ़िया जनरेट होगी। तो ये जो जिंगाओ नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फ्यूजन फिजन पावर प्लांट है चाइना का, न्यूट्रॉन तो किसका यूज़ करने वाला है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। पर किसको फिसाइल करेगा, किसको फाड़ेगा, तो बॉम्बार्डमेंट तो यहाँ पे भी यूरेनियम की ही करवाई जाएगी। यानी कि जो एनर्जी है उसको तो फ्यूजन से ही जनरेट करवाया जाएगा। अब आप आर्टिकल को पढ़ सकते हो, यहाँ पे एक और टर्म आएगी विच इज़ क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है कैसे, जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस को डिवाइड कर दिया जाएगा जो एनर्जी कंज्यूम होगी, कंजप्शन से डिवाइड उसको कर दिया जाएगा। आपके पास जो निकल के आएगी वैल्यू वो क्यू फैक्टर है। और जब चाइना ने बोला कि 100 मेगावाट तक की एनर्जी हम हार्नेस करेंगे इस पावर प्लांट से, तो ये जो क्यू फैक्टर है इसकी वैल्यू को हम 30 से ऊपर लेके जाएंगे, मतलब वैल्यू एक्सीड करेगी। तो ये तो आ गया कॉन्टेक्स्ट, और ये रियलिटी बन जाएगा बाय 2030। और 2030 में आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव करने हैं, ठीक है। टोटल 17 गोल जिसमें आप देखते हो, और अगर सब टारगेट्स देखोगे तो 169 के आसपास मिलेंगे। तो याद रखिएगा प्लाज्मा के अंदर क्या हुआ, ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एनर्जी कंज्यूम, इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, क्यू फैक्टर। तो फ्यूजन फिजन हाइब्रिड रिएक्टर कॉन्सेप्ट है क्या, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो ये देख लीजिए कौन कौन से फ्यूल यूज होंगे, यूरेनियम 238, थोरियम 232, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर था 92, थोरियम का था 90। अब देखो यूरेनियम के जो रिजर्व्स है इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो उतने ज़्यादा नहीं है। जादूगुड़ा रीजन है झारखंड का, वहाँ पे भी माइनिंग कर करके वहाँ के लोगों की लाइफ एटलीस्ट एक्सप्लॉइट हो चुकी है। विकलांग पैदा हो रहे हैं, डिसेबल लोग वहाँ पे पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्ड हैं, कईयों की लिम्स प्रॉपर नहीं है। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, ये टाइम के साथ साथ डिपॉजिट करती रहती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अब देखो जब वहाँ पे ना माइनिंग कर दी तो ट्रक्स आएंगे, ट्रक्स जब आते हैं तो उसके ऊपर लोडिंग कर दी जाती है उस यूरेनियम की, और ढका भी नहीं इसको जाता, कवर नहीं होता ये। तो थोड़ा थोड़ा यूरेनियम आपके अर्थ के ऊपर गिरेगा, सॉइल के साथ मिक्स हुआ, नीचे जाके वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो उससे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन भी हो रहा है। और ये आज की बात नहीं है, उनकी जो 3rd और 4th जनरेशन आ रही हैं बच्चों की, उनमें सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी देखने को मिली। तो मतलब रेडियो एक्टिविटी हम चाहते हैं कम से कम एमिट हो, मतलब जो पोल्यूशन है वो कम से कम दिखाई दे। तो इसी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन, जस्ट बिकॉज इसका न्यूट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा, रिच होगा, तो इससे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो भी रिड्यूस करने वाला है। और जो फ्यूल है प्रॉपरली बर्न नहीं कर पा रहा था वो भी अच्छे से बर्न कर पाएगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखी है, स्टेटमेंट लिखी है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन की आप बात करोगे तो इसका जो न्यूट्रॉन है वो तो रिच है, पर पावर जो है वो पुअर है। पावर या फिर एनर्जी आप बोल लो, यहाँ पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो जो पावर और एनर्जी है वो इसकी पुअर होगी। पर वहीं पे अगर बात करेंगे दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो तो रिच है पर न्यूट्रॉन उसका पुअर है। तो इसी वजह से हाइब्रिड मॉडल के अंदर हम दोनों ये जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको कंपनसेट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या एडवांटेज है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, और जो फ्यूल सप्लाई है यहाँ पे वेस्ट जनरेट नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट भी एज अ फिसाइल मटेरियल यूज हो जाएगा, उसको भी बम्बार्ड करवा दिया जाएगा, और साथ ही उस एनर्जी को हार्नेस कर लिया जाएगा। तो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि हम अपने क्लाइमेट को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते। और आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है उसमें भी तो यही बोला है, क्लाइमेट एक्शन, कि आपका क्लाइमेट गंदा ना हो तो उसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना पड़ेगा अगर कोई इसको पोल्यूट करने की ट्राई करेगा। तो ये भी एक एसडीजी है। बाकी जो फिसाइल मटेरियल्स होते हैं वो प्लूटोनियम यूज़ हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, और आपका थोरियम यूज़ हो सकता है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो थोरियम के रिजर्व्स केरला में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसे आप बोलते हो मोनाजाइट।
मोनाजाइट के अंदर थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है, सिलिकेट्स भी हैं, फॉस्फेट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही कंपाउंड के अंदर अगर मिलें तो उनको एक्सट्रैक्ट करना टफ हो जाता है। इसी वजह से थोरियम को कहीं ना कहीं हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करें न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहाँ कहाँ पे है इंडिया की, तो खाखरा से मैंने पता नहीं 3 साल से यही बता रही हूँ कि याद रखना गुजरात के अंदर खाखरा होता है, तो काकरापार जो पावर प्लांट आएगा वो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। आर से राजस्थान से है, आर से ही रावत भट्टा या फिर जिसको राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा नरोरा, तो नोएडा इज पार्ट ऑफ यूपी, मतलब सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न है डेवलप्ड पार्ट है वो नोएडा आ जाएगा, तो एन से नोएडा रख लेना याद, और एन से नरोरा। एग्जैक्ट नोएडा के अंदर नहीं है, बस एन से याद रखने के लिए बोला। देन आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को आप कैसे याद रख सकते हो, तो तारापुर है यहाँ पे। देखो जब फेरी लाइट्स लगाई जाती हैं दिवाली के आसपास, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि दिवाली के 2 महीने पहले वहाँ पे लाइट्स लगा दी, तो तारों की तरह महाराष्ट्र चमक रहा था। उसके बाद भी नहीं निकाली, तो निकाली नहीं तो तारों की तरह ही चमकता रहा। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा वो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका के कैगा वाले एरिया में आ जाएगा, कैगा वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आ जाएगा कर्नाटका का। तो के फॉर कर्नाटका, के फॉर कैगा। बाकी मद्रास से नाम से ही पता लग जाएगा कि ये तमिलनाडु के अंदर है। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। तो सभी की रेस लगी रखी है कि हमें क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करना है, क्योंकि सभी की ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ज़्यादा किस पे मिलती है, कोल के ऊपर मिलती है। स्पेशली अगर इंडिया की बात करें, हम तो फर्स्ट रैंक पे हैं, जो कोल से ही अपनी एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी को प्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं। ऑल्दो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड मिल से भी एनर्जी को प्रोड्यूस करने की ट्राई कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट से भी एनर्जी को डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ 2030 हमने 45% तक ही अचीव भी कर लेना है। पर स्टिल एक रेस लगी हुई है कि अफोर्डेबल एनर्जी हो, मतलब जो 3 ए आप पढ़ते हो, अवेलेबल होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अफोर्डेबल होनी चाहिए, सारे उससे एनर्जी को यूज़ कर पाए। तो इसी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का सिग्निफिकेंस इंक्रीज हुआ है थ्रू आउट दीज ईयर्स।